नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। अष्टांग हृदय सिद्धि और कल्प स्थान में कौन सा सूत्र चल रहा था, अगर आप बता देंगे तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो यू कैन शेयर। 6 नंबर है सर। अच्छा, छठा नंबर का सूत्र ना? हाँ सर। जी सर, जी सर, एक मिनट सर। कोई चाहे तो शेयर कर सकता है यहाँ पे। अगर दूसरे अध्याय का छठा सूत्र करना है आई थिंक। यहाँ पर अगर चाहे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास। महेंद्र सर जी, आपके पास है पुस्तक है आपके पास? है सर। तो सर शेयर कर दीजिए, सर शेयर कर दीजिए। शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तब तक मैं पढ़ देता हूँ, या दूसरा जो सूत्र है वो पढ़ देता हूँ मैं। छठा सूत्र। यहाँ पे असली निषोध की पहचान की बात की गई है जी। मुझे लग रहा है शायद शेयर हो गया है। थोड़ा सा इसको, हाँ आ गया, आ गया। थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। गंभीरानुगतम श्लक्षण, गंभीरानुगतम श्लक्षण मतिर्य अमृतम च यत् गृहीत्वा विसर्जित काष्ठम त्वचम शुष्काम निधापयेत। कहते हैं कि त्रिवृत्त का जो मूल जमीन में गंभीर यानी गहराई में गया हुआ हो, चिकना हो और सीधा हो, यानी सुलक्षण हो और सीधा हो। कहते हैं कि उसको निकाल लें और उसको, उसकी छाल को ले लें और उसे कहते हैं गृहीत्वाम विसर्जित काष्ठम, और उसके मतलब आप उसकी छाल को निकाल लें। त्वच शुष्काम, जो सूखी छाल है उसको निकाल लें। और कहते हैं कि जो उसका बाकी हिस्सा है उसे छोड़ दें, यानी कि जो आपने जो निकाला उसमें से जो केवल आपने बाहर की छाल लेनी है, और बाकी जो काट का हिस्सा है उसको छोड़ देना। यानी ये असली निषोध को आप इस प्रकार से इसका संकलन करें। चलो मैं अगर आपके पास शेयर का ऑप्शन है तो शेयर कर दीजिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। गंभीरानुगतम सुलक्षणम, गंभीरानुगतम सुलक्षणम तिर्यग् अमृतम च यत् गृहीत्वा विसृजित काष्ठम त्वचम शुष्काम निधापये। बहुत बढ़िया। तो ये अभी आपने देखा, मैंने ये पढ़ दिया। अब इसकी टीका है वो पढ़िए। और टीका यहाँ पर आई थिंक छठा सूत्र का टीका ये आ गया है।
संस्कृत टीका पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पहले आते थे, आजकल सुबह ग्रुप में तो है पर वो सुबह नहीं आते। मुझे लगता है कि शायद एक डिसिप्लिन होना चाहिए हमें। अगर संहिता पढ़ना है, संहिता हमारे लिए नित्य, ये केवल अटेंड ही नहीं करना है, इसको सही तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए सर जी, आप ही पढ़िए सर। आप बहुत अच्छा पढ़ता है संस्कृत टीका, पढ़िए सर आप। गंभीर गम एक मिनट, गूढ़ वो महेंद्र जी को पढ़ने दीजिए। देखिए यहाँ पे आप सबके पास टीका होनी चाहिए। कई लोग जो है, मेरे को लगता है कि वो बिस्तर में सोए सोए भी पढ़ रहे हैं। तो नहीं, आपको बिल्कुल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के और एकदम सही तरीके से बैठ के पढ़ना चाहिए। जी जी सर, पढ़िए सर। गंभीरानुगत, इसका मतलब है गूढ़ कृत्वा भूमावंतम प्रविष्टम, जो भूमि में गहरी गई हुई हो। तथा सुलक्षणम, जो अपरुषम, जो रूक्ष नहीं हो। तथा अति यगमान विस्तृत, जो तिर्यक नहीं गई हो। अथवा स्पष्ट कृत्वा भूमौ यत गतम, अथवा भूमि में सीधी गई हो। ये बहुत विविध बढ़िया। त्रिवृत्तया, इस प्रकार की त्रिवृत्तया मूल को गृहीत्वा लेकर के तद काष्टम विसर्जित, उस काष्ट को लेकर के ग्रहण करना चाहिए। त्वच बहुत उष्टाम, त्वच शुष्क कृत्वा, उसको सुखा करके लेकर के निधापित स्थापित प्रयोग करनी चाहिए। थैंक यू बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने, बहुत ही बढ़िया पढ़ा। आप बताइए इस पे। देखिए यहाँ पे जो लोग द्रव्यगुण के जानकार हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीना जी मैडम, आपके पास भी कोई टीका है तो आप भी पढ़ सकती हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, टीका नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, टीका नहीं है तो अभी यहाँ पर सिंपल जो था वो त्रिवृत्त का जो है असली निषोध तो कैसे आप पहचानेंगे, ये बात बताई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है उसको पढ़िए मैडम जी आप, जहाँ पर बताया है कि वातज व्याधियों में निषोध का कैसे हम प्रयोग करेंगे। जी इसमें दिख रहा है आज आपको? रह गई सर ये सूत्र शायद शेयर हो गया है सर जी। ये क्या बसंत ऋतु चल रही है ना, इसमें हाँ कफ उत्कलिशित होता है। तो ज्यादा खांसी और कफ की जो है ना नेचुरल। बोलना आपने। भाई साहब, कोई यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, शायद माइक अनम्यूट हो गया है। शिफ्ट प्लीज कर रहे प्लीज हैं, प्लीज। दूसरी जगह नहीं बताया तो, लेकिन अभी हाँ जो अभी मतलब एक आध दिन में हो जाएगा पूरी तरह से। माइक म्यूट रखिए सर, माइक म्यूट रखिए सर। कोई है यहाँ पे? माइक सर। ये म्यूट। तो आयुर्वेद रसायन की टीका थी, वो रह गई थी सर। पढ़िए सर, पढ़िए पढ़िए सर। आयुर्वेद रसायन हाँ। विधिम आहे, ग्रहण की विधि कह रहे हैं। हम्म। गंभीर अनुगतम इति, जो गंभीर रूप से गई हुई हो। गंभीर अनुगतम, इसका इसका मतलब दूरम अधो यातम, जो दूर गई हुई हो और नीचे गई हुई हो। अति जी अति दोष विस्तृत, बहुषु तथा भूतेषु मध्यमम। अति वक्त्रश्रुत, बहुषु तथा भूतेषु मध्यमम, जो मध्यम आकार की हो। जी थैंक यू जी। सर। थैंक यू सर। अब मैडम बीना जी आप जो है अगला सूत्र पढ़ेंगी और बाकी सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके आपके पीछे पीछे पढ़ेंगे ताकि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो चलिए अगला जो है वो पढ़िए मैडम बीना जी, आप पढ़िए मैडम, और सब लोग पीछे पीछे पढ़ेंगे मैडम के साथ। अथ काले तु तच्चूर्ण किंचित नागर सैंधवम। अथ काले अतकाले तु तच्छूर्णा किंचित नागर सैंधवम रस सैंधवम। बहुत बढ़िया। वाता वातामये पिबेद अम्लई पित्ते साजसिता मधु। वातामये पिबेद अम्लई देख मधु। साजसिता मधु। जी जी, बहुत ही अच्छा पढ़ा मैडम आपने। और फिर ये अगला भी पढ़ दीजिए। अर्थ पढ़ू क्या इसका? पहले लास्ट वाला भी, इसको इसको अंत ही कर दीजिए। ये क्षीर द्राक्षे, ये वाला भी पढ़ दीजिए। क्षीर द्राक्षे इक्षुकाश्कार्य स्वादुस्कर गंधवरारसैः। क्षीर द्राक्षे क्षुकाश्मर्य स्वादुस्कंद स्वादुस्कंधवरारसे। वराससे। बहुत बढ़िया। तो आप मैडम जी इसका अर्थ पढ़िए, आप अर्थ पढ़िए पहला सूत्र जो आपने पढ़ा था जी। हाँ, पढ़ती हूँ सर। पित्त विकार में
सह घृत शर्करा मधुचू तच्चूर्ण क्षीरेण रसैहि पिबेत। इसका अर्थ ये है कि अम, जब जरूर लगे तब किंचित शुंठी पाउडर और सेंधव मिक्स करके वात रोग पे अम, आम्ल पदार्थ के साथ ये लेना चाहिए। श्यामा श्यामा या यहाँ क्या लेना है सर? श्यामा यहाँ पर अभी आपने जो पढ़ा, कहते हैं कि अथ काले ततश्चूर्णम किंचित नागर सैंधवम वातामय पिबेद मलेह, यानी कि विरेचन के समय पर आप त्रिवृत मूल की जो है, आप काले त्रिवृत मूल की छाल के चूर्ण को सौंठ में और सैंधव में किंचित और काजी आदि अम्ल वस्तुओं के साथ में आप वात विकारों में पिलाएं, ये कहते हैं मैडम जी। ठीक है मैम? हाँ, मगर यहाँ श्यामा लेना है या त्रिवृत्त लेना है? नहीं, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो है ना त्रिवृत्त के लिए आया है मैम। अच्छा, त्रिकोण की काले तो तत्चूर्णम। त्रिवृत्त के लिए आया है, त्रिवृत्त की मूल की छाल के लिए आया है ना? हाँ, अच्छा। आगे आगे कौन पढ़ेगा? चलिए और इसका कुछ पढ़िए सर, इसका संस्कृत टीका पढ़िए, अभी वहां और क्लियर हो जाएगा। पढ़िए पढ़िए सर जी, आप ही पढ़िए। चलिए, आप महेंद्र जी बड़े बहुत जब पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं सर, पढ़िए। अथ अनंतरम काले प्रस्तावे, अथ मतलब इसके बाद में, अनंतरम काले, काल का मतलब जो समय दिया हुआ है, विरेचन प्रस्तावे, जब आपने विरेचन के लिए सोचा हो, तत्सत चूर्णम इपि नागर सेंधवम अम्लई कांजी विधि, मतलब इसमें जो नागर और सेंधव लेना है वो कांजी आदि के साथ में लेना है, वो बात रोगों में उसको प्रयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अब आप ये रसायन टीका भी पढ़ दीजिए सर, आयुर्वेद रसायन टीका। आयुर्वेद बात में विरेचनम आहे, विरेचन के लिए कह रहे हैं। अथेति किंचित सेंधवम, इसका मतलब है नागर सेंधवम यो मिश्रित तुल्य चूर्णेन, मतलब नागर और सेंधव का चूर्ण मिला करके और उसमें कांजी के साथ में लेना चाहिए। चतुर्थांश युक्त अम्लई पिबेत, अम्ल के साथ में, अम्ल का मतलब कांजी के साथ में प्रयोग चाहिए। संग्रह तू कल्प अध्याय 2 में वाइति। बहुत बढ़िया पढ़ा सर आपने। यहाँ पर एक्चुअली जो है वो निशोथ के गुणों के बारे में बताया गया है, निशोथ के इम्पोर्टेंस को बताया गया है, आपको कैसे निशोथ संकलन करना है, उसको किस प्रकार से आप उसकी जो पोटेंसी है और उसकी क्वालिटी आप किस प्रकार से आप बरकरार रख पाए, इन सभी बातों पर यहाँ चर्चा की गई है, बताया गया है एक करके, और कैसे आप उसको विरेचन के लिए प्रयोग कराएं, ये यहाँ पर बताया गया है। मैं थोड़ा सा इसमें आयुर्वेद रसायन टीका में और ज़्यादा क्लियर किया गया, आपने अभी पढ़ा उसको, और अभी से पहले अभी आपने कैसे लेना है ये भी वहाँ पर बताया गया, और किस प्रकार से हमने इसका प्रयोग कराना है ये भी यहाँ पे बताया गया। ये बहुत अच्छा है। आगे इस पे कोई बताना हो, किसी को कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप कर सकते हैं। कोई आप लोग निशोथ का प्रयोग कराते हैं अपने प्रैक्टिस में, तो अपने एक्सपीरियंसेस भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे विरेचन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, त्रिवृत्त लेहम का प्रयोग करते हैं, आपने सब जानते ही हैं आप सब। कुछ और ऐड करना हो किसी को तो कोई ऐड कर सकते हैं इसमें। हमारे साथ में आगे अब अगला जो है, ये भी आपने पढ़ा कि विरेचन के समय में आपने इसी में यही त्रिवृत्त मूल की जो छाल है, इसमें थोड़ा सा सौंठ और सैंधव और मिला के फिर कांजी यानी अम्ल जो है वस्तुओं से साथ आप इसको वात विकारों में दें, ऐसा बताया, यानी वात व्याधियों में आप इसका प्रयोग कराएं। वैसे त्रिवृत्त को जो आप सब जानते हैं कि विरेचन द्रव्यों में इसको श्रेष्ठ माना गया है, त्रिवृत्त सुख विरेचना नाम ये कहा गया है। तो ये रेचन करता है, आप सब जानते हैं। रेचन का अर्थ भी आप जानते होंगे, विपक्वम यद पक्वम व मलादि द्रवताम नयेत रेचत्यम तज्ञेयम रेचनम त्रिवृता यथा, ये सारंगधर पूर्व खंड का सूत्र है।
यानी कहते हैं कि जो द्रव्य पक्व या अपक्व मल को पतला करके अधो मार्ग से द्रव रूप में बाहर निकाल दे उसे रेचन कहते हैं। और आचार्य चरक ने इसी को सुख रेचन नाम की भी संज्ञा दी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पंचकर्म करते हैं, जो पंचकर्म का प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। और मैं जैसे काय चिकित्सक हूँ, मैंने एमडी काय चिकित्सा में किया है और मेरे गुरु प्रोफेसर निगम सर रहे हैं, जो पंचकर्म के एक पुरोधा माने जाते हैं। तो हम लोगों को बड़ा इम्फेसिस देते थे वो इस प्रकार से कि आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें इन चीजों। यहाँ पर जी मैडम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंजना जी मैडम, हाँ, आप कुछ बता रहा हो तो बताइए मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी और सर। जी सर, नमस्ते सर। जी सर। सर, अभी जैसे हम लोगों ने भवन अध्याय पढ़ा और उसके बाद हम लोग विरेचन अध्याय पे आ गए हैं, तो इस बहुत ही मतलब यूनिक है अगर हम देखते हैं सिद्धि स्थान को कंसंट्रेट करके। और इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो है ऊर्ध्व मुखेन दो शरणाम भवनम, और उसके बाद जैसे बताया है कि अधोमुखेन दो शरणानाम विरेचनम। दो बातें तो उन्होंने एकदम यहाँ पे क्लियर की है। उसके अलावा अगर हम वमन द्रव्यों की बात करते हैं या विरेचन द्रव्यों की बात करते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन किस किस में जैसे बताया गया है कि वायु, उसमें जो है हम वमन द्रव्यों की बात करते हैं तो उसमें वो क्योंकि वो ऊर्ध्वगामी होता है तो वहां पे अग्नि और वायु, इन दोनों महाभूत की प्रधानता बताई है और बहुत अच्छे से उनके लक्षण भी बताए हैं। और इसमें जैसे उन्होंने उसमें बताया था कि ये उष्ण होते हैं, इनका जो ये स्ववीर्य मतलब अपने प्रभाव से कार्य करते हैं, ये आग्नेय स्वभाव के होते हैं, दोषों का विच्छेदन करते हैं, दोषों का द्रवीकरण करते हैं। और दोषों के जो विच्छंदी एक वर्ड आया था उसमें, तो दोषों के संघात को या काटकर उसको समूह को मतलब दोषों के समूह एकदम छेदन करके बाहर निकाल देते हैं। और वो परिप्लवम, ये उनका भी उसका भी लक्षण था कि अत्यधिक गतिशील होते हैं। अरूप प्रवण भावात मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से ये कार्य करते हैं और कोष्ठ में जाने को तत्पर होते हैं। और सूक्ष्म मार्ग में संचरण करने के कारण उदान वायु से प्रेरित होकर ये जो है वो दोषों को बाहर निकालते हैं। और सेम इधर विरेचन की बात करते हैं, तो विरेचन में जो है वो जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता मानी जाती है। लक्षणों का अगर हम देखते हैं कंपेरिजन, तो लगभग सारे लक्षण बहुत ही वही है। उसमें हमने जैसे बहुत अच्छे से पढ़ा था, मदन फल पढ़ा था सबसे पहले, क्योंकि मदन फल को नंबर 1 पे दिया गया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है जीमूतक दिया था, उसके बाद धामार्गव दिया था। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा, इक्ष्वाकु, धामार्गव, ये सब हमने पढ़ा। अब यहाँ पर विरेचन शुरू किया है, तो सबसे पहले इन्होंने त्रिवत को सबसे नंबर 1 पर रखा है। इसका मतलब है कि जैसे अभी आपने बताया कि सुख विरेचन ना बहुत कष्टदायक हो और ना पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम हो, और वो सुख पूर्वक जो विरेचन करता है। और हम लोग भी जैसे आपने कहा कि पंचकर्म विशेषज्ञ, मुझे लगता है कि अगर हम चिकित्सा को देखें और चिकित्सा व्यवस्था को अपनी पढ़े ठीक से और सिद्धांतों पर जाए, तो जैसे उन्होंने एक बात बोली है कि जब तक हम मलों का निष्कासन नहीं करेंगे तब तक हम उस पे कोई भी कलर नहीं दे सकते। जैसे गंदा कपड़ा होता है तो उसको साफ करते हैं तभी वो कपड़ा रंगीन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई भी दोष, हमारे पास सारे स्रोतों अवरोध हो रहा है, दोष एकदम आप्लावित है, और हम सोचे कि हम कोई दवा दे दें ठीक हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। और मुझे लगता है हर चिकित्सक को कहीं ना कहीं वमन और विरेचन, अगर हम वमन नहीं भी करा सकते हैं तो सुख विरेचन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। चाहे हमारे वो गायनी के केस हो, चाहे उस तरह के केस हो जिसमें कि हमें बंधत्व पे काम करना है, पीसीओएस पे काम करना है, योनि व्यापक पे काम करना है, हम हमेशा सुख विरेचन का प्रयोग करते हैं और नंबर 1 पे त्रिवत का यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे यहाँ पे ऐड करनी थी। थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू मैडम जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। और जो है जरूरी है कि हम हर सूत्र पे चर्चा भी करें और हर सूत्र को का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर भी बात करें। तो सर कुछ जी, द्रव्य उभय तो वह तो भागर। भागर ऐसे भी होते हैं ना, जो वमन जी भी जी करते हैं, जो हाँ विरेचन बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि मैम। कोशातकी उभय दृष्टि से काम करने वाला हाँ, अ, है ना ऐसे। कोशातकी। हाँ। क्योंकि ये जो जितने भी द्रव्य है ना मैडम जी, वो उनमें महाभूत होते हैं, पंच महाभूत होते हैं। तो ऐसा हाँ। देखा गया है कि जो द्रव्य जो है वो वायु और अग्नि महाभूत से काम करते हैं। वो उभय उनका जो है वो ऊर्ध्वगत प्रभाव होता है, जैसे आपने हाँ। देखा मदन हाँ। फल। और जिनमें जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है वो अधो मार्ग से अपना कार्य करते हैं। और हम्म। कुछ में क्या होता है कि ये बैलेंस होता है तो वो उभय मार्ग से कार्य करते हैं।
ये देखा गया है। तो ये हर द्रव्य में भी पंच भौतिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और जैसे हमारे अंदर है उसी प्रकार से द्रव्यों में भी है, और द्रव्य भी इसी प्रकार से अपने काम करते हैं। जैसा कि मदन फल के कॉन्टेक्स्ट में आचार्य ने काफी स्पष्ट करके इसको बताया है, किस प्रकार से मदन फल जो है वो काम करता है। आपको मैं अगर आप चाहें तो मैं वो सूत्र, अगर आप कहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ जी। तो ये हम लोग इस जी प्रकार से इसी का प्रयोग करते हैं चिकित्सा में, और चिकित्सा में भी हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। तो विशेष रूप से अगर हम देखें तो जो विरेचन शब्द है ना, रेचन शब्द, उसका अर्थ है निकालना। अगर हमारे गुरुजी कहते थे कि रेचन शब्द, और वैसे आप देखेंगे किताबों में भी जो है लिखा हुआ है, रेचन शब्द का अर्थ हम लोग वमन के लिए भी प्रयोग करते हैं, विरेचन के लिए भी करते हैं। रेचन का अर्थ है निष्कासित करना। जैसे कि आप जानते हैं कि नस्य को भी हम लोग रेचन ही कहते हैं, सिरो विरेचन कहते हैं। तो किसी भी मार्ग से आप निकाल रहे हैं तो वो रेचन है। हाँ, ऊर्ध्व मार्ग से हम निकाल रहे हैं तो उसे वमन कहा गया है, अधो मार्ग से निकाल रहे हैं तो विरेचन है वो। तो हम उस आधार पर इस प्रकार से इसका हम लोगों ने एक प्रकार से पंच भौतिक संगठन देख करके द्रव्यों का चयन किया है आचार्यों ने, और ये बताया है। अगला सूत्र कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं जी। सर जी प्रणाम सर। मैं प्रणाम। ये पूछ रही थी, ये त्रिवृत लेह्यम अगर देना है तो मृदु कोष्ठी से कितने का शुरू करना होगा, कितनी मात्रा में देना होगा? देखिए ये आप उसको केवल किस उद्देश्य से दे रहे हैं? अगर आप विरेचन शोधन के उद्देश्य से दे रहे हैं, शास्त्रीय हम्म, विरेचन के लिए, तो फिर हम्म। मात्रा अलग होगी। यदि आप एक आजकल सद्य विरेचन होता है तो उसके लिए मात्रा अलग होगी, है ना। सद्य विरेचन के लिए अगर देना हो तो कितना देना होगा सर, कितने से सद्य स्टार्ट करना विरेचन के होगा? लिए अगर आपको देना है तो पहले कोष्ठ परीक्षण करेंगे उसका। जो अगर आपके मृदु कोष्ठी हो? मृदु कोष्ठी हो तो फिर आप ज्यादा नहीं देने की जरूरत है, 1 चम्मच में ही हो जाता है काम। अच्छा। हाँ, बल्कि मृदु कोष्ठी को तो कहते हैं कि वो दुग्ध से भी उसका विरेचन हो जाता है जी। हाँ। जी और अगर क्रूर कोष्ठी हो तो फिर 3 चम्मच होगा इसका तीन मतलब? से 4 चम्मच आप दे सकते हैं, और उसके अच्छा। बाद भी नहीं हो रहा है मैडम जी, तो आप उसको कैस्टर ऑयल मिला दीजिए उसमें, एरंड तेल। अच्छा। और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप इच्छा वेदी रस दे सकते हैं, है ना। तो ये वो त्रिवृत लेह्यम ये रात में दिया जाएगा सर? त्रिवृत लेप नहीं, नहीं मैम, ऐसा है हम लोगों को जो सिखाया गया, हम लोग जो करते हैं, कोई भी हाँ जी। विरेचन कल्प या वमन कल्प जो है वो सुबह प्रातः सुबह। काल देते हैं, है ना हाँ जी। जी। प्रातः काल देंगे और इंतजार करते हैं, 12 से 1 बजे तक में वेग आने लगते हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी। और आपका पंचकर्म में भी एमडी है ना? मैंने काय चिकित्सा पंचकर्म, उस वक्त पंचकर्म एक अलग विषय नहीं था जब हाँ मैंने एमडी किया था। बाद में हाँ। वो पंचकर्म एक अलग विषय हुआ गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। तो हमारे समय ओके। में काय चिकित्सा में ही स्पेशलाइजेशन होता था पंचकर्म। तो हमारे साथ के बहुत सारे लोगों ने पंचकर्म में ही उसको कन्वर्ट करके पंचकर्म में ही काम कर रहे हैं। हमारे जो गुरुजी थे प्रोफेसर निगम सर, वो आप कभी उनकी किताब पढ़ें, क्लिनिकल पंचकर्मा, पंचकर्म के नाम से, बहुत अच्छी किताब है वो। आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, उसमें आप पढ़ें, बहुत प्रैक्टिकल दिया हुआ है। और वैद्य अभी श्रीधर, निगम सर के वैद्य लेक्चर नहीं होते? वैद्य श्रीधर कस्तूरे जो थे सर, वो हाँ हाँ उनके भी गुरु थे। सीपी शुक्ला हाँ। सर जामनगर के, वो भी उनके गुरु थे। और हमारे गुरुजी प्रोफेसर निगम जैसे शिष्यों पे डंडा चला के रखते थे, तो और पूरा शास्त्रीय विधियों से ही आप वमन विरेचन कराने का पूरा हम लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते थे। वमन भी बहुत होते थे वहां पे रोगियों में, रोगी आकर के वमन कराते थे। सोराइसिस के पेशेंट छत्तीसगढ़ से दूर दूर से आते थे उज्जैन। उज्जैन जो है उस समय में पंचकर्म की चिकित्सा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। प्रोफेसर निगम का उसमें बहुत बड़ा रोल था। ऐसे ही मैं एक स्वर्गीय प्रोफेसर यादैया सर रहे, पी पी यादैया, उन्होंने भी हाँ। बहुत काम किया है इस पे। तो क्लासिकल पंचकर्म आपको सीखना है, पढ़ना है, तो आप उस किताब को जरूर खरीदिए। मैं भी डॉक्टर प्रोफेसर निगम सर का ही स्टूडेंट रहा हूँ, इसीलिए मैं भी जो पढ़ाता हूँ या बताता हूँ या जो करता हूँ वो उसी तरह से करता हूँ जी मैम। आप भेज सकेंगे मुझे वो बुक मैं सर? आपको एक फोन नंबर है वो उज्जैन हाँ। का, वो दे दूंगा, ओ, उनसे आप ओके बात कर ओके लीजिएगा, वो भेज देंगे आप, है ना। ओके ओके। वैसे प्रणाम सर। किताब जी सर। सर आप जैसे बता। बमन के बाद ब्रेकिंग कराना हो तो कहा गया है कस्तूरी सर की किताब में कि क्या कहते हैं 15 दिन बाद कराना चाहिए, तो 5 दिन का या 3 दिन का या 7 दिन का संसर्जन कर्म होता है सर, जी सर, मैं क्रम बता जो देता होता हूँ है। आपको, ऐसा ऐसा है, जी वमन के बाद अगर आपने विरेचन कराना है तो वमन आपने कंप्लीट कर दिया जिस दिन आपका रोगी पूर्ण आहार पे आया,
उसके बाद पुनः आप आभ्यंतर स्नेहपान स्टार्ट करते हैं सर। यूजुअली जिसका पहले आपने वमन कराया है उसका आपने आभ्यंतर स्नेहपान करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि सम्यक स्नेह के लक्षण जल्दी मिल जाते हैं। तो आप 3 से 5 दिन वो काउंट करके चलिए। फिर जिस दिन आपने वमन के बाद विरेचन करा रहे हैं तो जिस दिन आपने विरेचन कल्प पिलाया उस दिन को काउंट करिए। और फिर उसके बाद विरेचन के वेग आए उस दिन को भी उसी दिन सेम डे। और उसके बाद आपने जो है शुद्धि के अनुसार संसर्जन क्रम कराया तो लगभग लगभग 15 दिन इसमें भी लगते हैं सर। 15 days टोटल। यानी कि सर इसमें जो 15वें दिन कहा गया है तो संसर्जन कर्म भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एकदम पंच हम अगर वमन बोल रहे हैं तो हमने जब से आभ्यंतर दीपन पाचन वाले दिन को काउंट नहीं करते हैं। ये अंडरस्टूड है कि जिस भी रोगी का केवलम निरुपस्तंभादो कहते हैं कि निरुपस्तंभ प्राप्त रोगी का ही आपने शोधन करना है। तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपने दीपन पाचन दिया ही है उसको। जब से आप आभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं उस दिन से आप काउंट करते हैं और संसर्जन क्रम जिस दिन आपका समाप्त होता है उस दिन तक आप काउंट करते हैं। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो वमन करने में 15 दिन का समय आता ही आता है। इसी प्रकार से सेम वही चीज विरेचन में भी जाती है। जिस दिन से आपने आभ्यंतर स्नेहपान कराया उस दिन से वो डेट काउंट होता है और जब आपका संसर्जन क्रम समाप्त हुआ उस दिन तक। तो इसमें भी लगभग उतना ही समय आता जी। बस ये है कि वमन और विरेचन कराने के बीच में गैप देने की जरूरत नहीं है। कोई परिहार काल नहीं होता है। जबकि आपने किसी भी रोगी को बस्ती चिकित्सा दी है तो जितना आपने दिन बस्ती चिकित्सा दी उससे दुगुना उसका परिहार काल होता है। ये ध्यान रखने वाली बात। सर इसका मतलब ये हुआ संसर्जन कर्म खत्म होते ही वमन के हाँ अब बाद अभ्यंतर स्नेहपान चालू कर सकते हैं आप विरेचन के लिए जी। अभियंता स्नेहपान शुरू कर दें हाँ जी और सर। 3 दिन मतलब स्टीम देके हाँ मतलब विरेचन करें सर। जी जी सर जी सर बिल्कुल सही। थैंक यू सर। वेलकम सर। तो अभी कितना पढ़े जो और कुछ बताइए तो बताइए सर गुड बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो जी जी सर, वो जो बुक आप बता रहे थे निगम सर के बारे में, सर जी। उसे आप सर ग्रुप में शेयर कर देंगे तो सर वो सभी को पता चल जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल हाँ ऑफ क्यों पंच। नहीं क्यों नहीं मैं आपको नंबर शेयर कर दूं उनका जिनसे आपको मंगाना है अभी चैट बॉक्स में। सर एक चीज मुझे और पूछना है सर, क्योंकि मैं गायनी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो क्या सर उसमें गायनी के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे जैसे पीसीओडी पे या सब है उसमें। उत्तरवस्ती प्रकरण है आपको। आप आयुष दर्पण के अगर आप डिजिटल ऐप आजकल गूगल प्ले स्टोर से डिलिस्ट हो गया है नहीं तो मैंने उसमें सब डाल रखे हैं। सब जी है जी उसमें गायनी के केसेस भी। आप उत्तरवस्ती कैसे दें उत्तरवस्ती जी बस्ती के विभिन्न कल्प हैं उसमें। जी नस्य सर। के बहुत बड़ा नस्य पे के बहुत सारे कल्पनाएं हैं। सर की एमडी और पीएचडी खुद नस्य कर्म पे थी तो बड़ा इम्फेसिस देते थे वो नस्य पे। तो जी सर। ये सभी चीजें आपको मिलेगी। मैं इसलिए वो रेगुलर पढ़ाता हूँ। अभी फिलहाल कुछ समय ब्रेक दे देता हूँ मैं हर दूसरे तीसरे महीने क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं होती है नाड़ी और मरहम सिखाने से ही। अभी मेरे बैच फुल चल रहे हैं तो सर मैं आई फाउंड यू फर्स्ट टाइम ओवर हियर सर। तो मैं पंचकर्म जो है वो भी मेरे जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो काफी काफी बैच फुल रहते हैं मेरे। मौका हाँ मिलेगा सर, तो मैंने जब स्टार्ट किया था आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज समवन टोल्ड मी यू विल टेक लेक्चर्स ओवर हियर, या बट या अरविंद सर God सर has टेकिंग। gifted me a quality that I can communicate very easily and I can teach थैंक यू you सर। any subject यस related with Ayurveda very simply. So that's why the students are joining my classes since from last 4 years. Yeah, Only I have only started 6 महीने जब about मैं मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त yeah. मैंने नहीं पढ़ाया होगा। नहीं तो अभी भी सारे बैचेस जबकि कोविड नहीं है अब तो कोविड नहीं नहीं है ना। अब लोग ऑनलाइन क्यों पढ़ेंगे लेकिन मेरे ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड वैसी है जैसे पहले थी बल्कि ज्यादा बढ़ गई है अब जी। सर Thank एक आपको चीज शत मैं शत आप प्रणाम लोगों को है। और भी कहूंगा कि आप किसी भी ये जो हम पढ़ते हैं ना संगीता इसमें यहाँ सुबह जो हम आते हैं तो ये अपने लिए आते हैं। मैं बताऊं आपको आप रोज अगर आते हैं ना मैं थोड़ा सा विषय से हट के बात कर रहा हूँ। इसमें आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप अपने ऊपर अपना अपना एक नॉलेज बढ़ा रहे हैं। यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज। कुछ ना कुछ आपको नई चीज मिलती है। अब देखिए नए लोग मिलते हैं। अभी हमारे पास डॉक्टर महेंद्र जी सर इतने सीनियर है कितना बढ़िया वो जोश जी देखिए सर। ना उनका जी सर। जी सर जी। रिटायरमेंट के बाद भी उनका एनर्जी लेवल देखिए आप। या मतलब या ये सर। तो 20 साल के आदमी जो है युवा बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली आपके सर। अंदर ना इस प्रकार से एक ऊर्जा का सुबह सुबह अगर ऊर्जा आ जाए तो उस दिन भर आप ऊर्जा। गंगवार सर को देखिए आप। गंगवार जी इज ए वेरी सीनियर डॉक्टर। आई थिंक दैट व्हेन वी स्टार्टेड क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा वो तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और निश्चित रूप से उनकी, सर जी आप थोड़ा सा बताइए तो सर, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है सर? थैंक यू सर। ये जो संहिता है, जो सन 87 में मैंने बीएमएस किया था सर। जी सर, 87 में आपने बीएमएस किया था। सर आप तो हमारे पिताजी के उम्र के हैं, मतलब समझ लीजिए ये भाई, भले ही हम चले जो भी है, बीएमएस 87 में हम जो है इंटर में पढ़ते थे जी। हाँ, तो उस समय सर ये हमारे यहाँ ये स्ट्राइक हुई थी, उस समय हम 7 साल में निकले थे वहां से, जी क्योंकि जी उस जी। समय हमारे प्री और होती थी। तो कई कई लोगों के लिए तो यहाँ पे जो है डॉक्टर महेंद्र सर जो है वो उनके फादर के एज के होंगे, और देखिए कितना जोश है उनमें। यहाँ गंगवार सर जी, आपकी प्रैक्टिस कैसे बढ़ गई है, थोड़ा सा बताइए ना आप सर। हाँ सर बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं, जो मतलब प्रैक्टिस करने का स्टाइल ही बदल गया है। जो पहले कॉन्सेप्ट था वो समझ में नहीं आते, पेशेंट सही नहीं होते थे। पेशेंट रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है सर पेशेंट की अब। और पेशेंट अब मेरे नाम से आते हैं कि वहां पे दिखाना है उन्हें, अभी जाते नहीं, भागते नहीं पेशेंट ऐसे हैं। तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है सर पेशेंट को सही करने में। देखिए ये गंगवार सर बता रहे हैं कितना अपने साफ गोई से। तो आज हमने यहीं पे ही चर्चा की, आज 7:32 हो गया है। तो बीना जी, मैडम जी, आप स्वस्ति वचन के साथ में आज का कार्यक्रम को हेलो यहीं पर विराम दीजिए जी। हाँ सर। सर, करती हूँ। जी कोई हाँ कुछ सर। बोलना है किसी को, बोल लीजिए। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, हाँ ये बोलिए। डिजिटल ये एप्लीकेशन के लिंक नहीं मिल रही सर, आप सर आप ग्रुप आप पे। क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप में हैं? हाँ सर। मैं उधर शेयर कर देता हूँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो एपीके लिंक है। अपनी मोबाइल के सेटिंग में ना आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी ऐप जो है अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी मोबाइल में सिक्योरिटी सेटिंग होती है। जब तक हाँ आप सर। अलाउ नहीं करेंगे वो डाउनलोड नहीं होगा। मैं भेज दूंगा आपको लिंक आज, है ना? हाँ और मैं सर। प्रयास करूंगा कि निगम सर की किताब का भी आपको जो नंबर है वो भी मैं शेयर कर दूं जी। जी सर, थैंक यू सर। मैडम जी हेलो। आप अपना हरी, हेलो सर। जी बोलिए सर बोलिए मैं सर, बस बोलिए बोलिए हाँ बोलिए सर। बोलिए। हाँ सर, सूरज, वो मतलब सर बोल रहे थे कि सुबह मतलब 6 बजे वो चरक और माधव निदान का भी मतलब शुरू किया जाए तो मतलब अ, सर जी वो बोल तो रहे हैं ना, लेकिन सर जी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत लेट नाइट तक जगते हैं। और वो सुबह सुबह कह देंगे मैंने तो सेशन का, वो भी मैं तो तैयार हूँ, पर अरे कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना। कोई 2 दिन आपने स्टार्ट किया फिर आप रुक जाएगा तो दैट्स नॉट गुड, है ना सूरज उंगारे जी? हाँ सर। देखिए आप 7 बजे नहीं आए आज, आप अभी आए हैं 20 मिनट बाद, जबकि आप सुबह सुबह आते थे। आपका जोश भी कम हो गया है। नहीं सर, मेला था हमारे इधर इसलिए नहीं हाँ, आया, मेला नहीं तो था तो मेला से क्या होता है, आप तो यंग हैं। और देखिए, तो मेला महेंद्र सर के लिए नहीं है, मेला गंगावार सर के लिए नहीं है, मेला अंजना मैडम जी के लिए नहीं है। तो आपको मेला हो चाहे कुछ भी हो, आपको मोबाइल ऑन करके आपको संगीता क्लास में आना ही पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं आएंगे तो हम सोचेंगे कि आप में अब वो जोश और जज्बा नहीं है ना? हाँ चलिए सर। मैडम जी पढ़िए, हाँ हाँ सर। सूत्र पढ़िए, स्वस्ति वचन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमान् भारतराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभम् आशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्या च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत्। इसका ये अर्थ है कि हे परमवत्सल मातृभूमि, मैं तुझे निरंतर प्रणाम करता हूँ। तुझे सब सुख तूने मुझे सब सुख देकर मुझे बड़ा किया। हे महामंगले पुण्य भूमि, मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम भारत राष्ट्र के अंगभूत घटक तुझे आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। तेरे ही कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। हमें आशीष दे। विश्व के लिए हम अजय शक्ति, उससे
उससे सारा जगत हमारे सामने विनम्र हो, हमें उत्तम बुद्धि और हमें उत्तम शील देकर हमारा कंटकमय मार्ग सुकर करे। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम बीना जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। ये वो प्रार्थना है जो मुझे समझ में आ रही है, जो हम लोग बचपन में भी करते थे, एक झंडे के नीचे में। बहुत ही अच्छा उसका आपने अर्थ बताया। धन्यवाद आप सबका, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो और आप फिर से कल इसी जोश और जज्बे के साथ में संगीता पठन क्लास में जरूर आएंगे। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ निरंतर आते थे, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, हम मैसेज भी दे रहे हैं उनको। आप भी आइए ना, देखिए ना कितना मजा आएगा आपको। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम।